जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ 20 प्रश्नों को लेकर के। सामान्य हिंदी की बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आप मेरे साथ सॉल्व करिए और बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट हुआ या फिर यूपी टेट, सुपर टेट, एसआई हुआ, कांस्टेबल हुआ, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीएसएसबी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सीसैट में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, अ आ स्वर का उच्चारण स्थान है। अ आ का स्वर का उच्चारण स्थान आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपके कंठ, तालु, ओष्ठ है, मूर्धा। मूर्धा कहेंगे या फिर मूर्धन्य कहेंगे इसको हम मूर्धन्य भी कहते हैं, यानी कि मूर्धा से जो उच्चरित स्वर वर्ण होते हैं वे मूर्धन्य कहलाते हैं। तो आपको इसमें से पहचानना है कि अ और आ। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, जैसे आपका ये अ है, आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ओ, औ और अंग, अह। देखेंगे तो आपका जो है अ से लेकर के और औ तक, यह जो है आपके 11 स्वर हैं। और जब ये दोनों अयोग वा हैं, ये दोनों जो अयोग वा हैं, इनको लेकर के ये जो है कुल अगर स्वर की बात करें तो कुल स्वर में आपके आ जाएंगे 13। दो आपके अयोग वा हैं। अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें, अगर इन स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें तो जो ये आपका अ है और आ है, यह जो है आपका हो जाएगा कंठ है। कंठ इसलिए होगा कि आ के उच्चारण स्थान में जो है कंठ से जो है होकर के स्पर्श होकर के प्राणवायु निकलती है। अगर हम बात करें छोटी ई और बड़ी ई की, तो यह जो है तालु से उच्चरित स्वर वर्ण है, इसलिए इनको हम कहते हैं तालव्य। इनको हम तालव्य कहते हैं। इनको हम तालव्य कहते हैं। अगर हम बात करें छोटा ऊ और बड़ा ऊ की, तो चूँकि इनके उच्चारण में, इन स्वर वर्णों के उच्चारण में ओठों का प्रयोग होता है, इसलिए इनको हम ओष्ठ्य कहते हैं। ओष्ठ्य। अगर बात करें री की, तो री जो है यह मूर्धा से उच्चरित वर्ण है, इसलिए हम इसको मूर्धन्य कहते हैं। और ए की बात करें अगर हम, तो ये जो ए और ए हैं, इनके स्ट्रक्चर से जो है इनका उच्चारण स्थान हम निर्धारित करते हैं। यह जो है आपका कंठ तालव्य वर्ण है। कंठ तालव्य वर्ण इसलिए है कि इनका जो स्ट्रक्चर है, अगर ए की बात करें तो ए का स्ट्रक्चर में अ प्लस ई का मेल हुआ है। अगर हम ए की बात करें तो इसमें जो है आपका अ प्लस ए का मेल हुआ है। इस हिसाब से अ का उच्चारण स्थान हम देखेंगे तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया और ये जो इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालव्य। अब ओ और औ की बात करेंगे हम, तो ओ औ में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो स्ट्रक्चर से निर्धारित हो जाएगा। ये आपका जो है कंठोष्ठ्य होगा। इसका हम नाम लिख लेते हैं पहले, ये आपका कंठोष्ठ्य होगा। और कंठोष्ठ्य इसलिए होगा, ये कंठोष्ठ्य इसलिए होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें अ का मेल होगा और ऊ का मेल होगा। चूँकि अ का उच्चारण स्थान जो है कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान जो है ऊ का उच्चारण स्थान ओठ है,
तो कंठ और ओठ के उच्चारण स्थान को जब हम मिक्स कर देंगे तो फिर ये जो है कंठोष्ठ ध्वनियाँ स्वर ध्वनियाँ हो जाएंगे। अंग की बात करें तो ये जो है इसके उच्चारण में हम जो है नाक का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसको नासिक्य कहते हैं, नासिक्य स्वर वर्ण है। और अह जो है यह जो है विसर्ग ध्वनि है, विसर्ग ध्वनि है और इसका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है, इसलिए हम इसको कंठ कहते हैं। यानी कि अह का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है, जैसे अ आ का जो उच्चारण स्थान है वही जो है उच्चारण स्थान अह का भी है। तो उम्मीद है कि ये जो है स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्वर ध्वनियों के उच्चारण स्थान का, और आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कंठ या इसे हम कंठे कर लेंगे, इसको हम कंठे कर लेंगे, इसको हम तालव्य कर लेंगे। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन है आपके वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। और तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। ध्यान देने वाली बात है, किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं और पीछे लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये जो है आपके प्रत्यय कहलाते हैं। और जो शब्द किसी भी शब्दांश के आगे लगते हैं, यानी कि भी किसी भी शब्दांश के आगे वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगेंगे तो वे जो है आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस प्रश्न का आंसर पहला वाला सही है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा उमेश शब्द में संधि है। यहाँ पर उमेश शब्द में संधि को पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि होगा, सॉरी ये आपका यड़ संधि होगा, और चौथा है अयादि संधि। संधि मैंने बार बार आपको बताया है कि जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है, और जो स्वर संधि होती है तो जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि होती है उसके भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। यहाँ पे जो ये शब्द है उमेश, जब पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारी संधि जो है बाहर आ जाएगी। उमा प्लस ईश, उमा प्लस ईश जो है इसका संधि विच्छेद होगा। इसमें से आपका जो है निकलेगा आ, और इसमें से आपका निकले ये जो है आपका ई जो है यहाँ पे दीर्घ ई, इसको हम ले आएंगे। जब दोनों का मेल होगा, स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ओ या फिर आ, ओ या फिर आ, या इसको हम अच्छे से और समझ लेंगे। जैसे आपका अ है या फिर आ है, उसका मेल किससे हो रहा है? ई से, ई से हो रहा है या फिर ई से हो रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे इसी अंतर को, इसी चीज़ को यहाँ पर हमें समझना है। उमा आ मिला और ई का जब मेल हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया? ए हो गया। यहाँ पर आपका बचा हुआ जो टुकड़ा है और यहाँ पे जो आपका टुकड़ा बचा हुआ है ये जो श है, तो फिर जब हम सबको यहाँ पे लाएंगे तो उम में जब ए सहारा देगा तो यहाँ पर हो जाएगा उमे हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ टुकड़ा तालव्य श है इसे हम जोड़ देंगे तो ये आपका शब्द जो है उमेश बन करके तैयार हो जाएगा। एक ट्रिक मैंने बताई थी गुण संधि की। गुण संधि को पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि इसमें मात्रा जो है शब्दों के बीच में ए और ओ की होती है, ए और ओ की होती है, ये है पहचान। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा गुण संधि। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है अयादि संधि का उदाहरण है। आपको इसमें अयादि संधि का उदाहरण देना है और पहचानना है कि अयादि संधि जो है किस उदाहरण में है। ऑप्शन है आपके पावन, अत्युत्तम, महेश, नदेश। अयादि संधि जो है स्वर संधि का ही भेद है।
स्वर संधि में देखेंगे तो अगर स्वर संधि के भेद की बात करें स्वर संधि के भेद की बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आपकी दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि होती है, गुण संधि, वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि, यड़ संधि होती है और अयादि संधि, यड़ और अयादि संधि, अयादि संधि, ये आपके 5 हैं। अब इसकी बात करें तो दीर्घ में जो है बीच में मात्रा की पहचान होती है कि इसमें जो है आपका आ होगा बड़ा या बड़ी ई होगी या फिर बड़ा ऊ होगा। गुण की पहचान ये है कि गुण में जो है मात्रा ए की होगी या फिर मात्रा ओ की होगी बीच में शब्दों के। वृद्धि की ट्रिक की बात करें तो वृद्धि में जो है या तो मात्रा ए की होगी या फिर मात्रा ओ की होगी बीच में। यड़ की बात करें तो यड़ में जो है आपका और आपका यहाँ पे जो है अरबी होता है, गुड़ में आपका अरबी होता है शामिल। यड़ की बात करें तो यड़ में जो है आपका य बीच में दिखाई देगा, वह बीच में दिखाई देगा और इसके अलावा जो है आपका र दिखाई देता है, र दिखाई देता है। अयादि संधि की बात करें तो अयादि संधि में जो है आपका बीच में आय, आय, अव, आव जैसे जो है बीच में पहचानने वाले शब्द हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे आपका शब्द बना हुआ है नयन, नयन, इसमें जो है आपका इसको अगर विच्छेद की बात करें तो आपका ने है और प्लस अन है, ने प्लस अन है और दोनों को मिल करके जब ने ए और ए की मात्रा अ और अ मिलता है यहाँ पे, जब ए की मात्रा और अ तो यहाँ पे अय होता है, अय। इस तरह से इसमें से बीच में से आपके इन शब्दों के बीच में से निकल करके अय, आय, अव, आव आदि निकल करके आएंगे। अब यहाँ पे हमें पहचानना है कि अयादि संधि का उदाहरण हमें पहचानना है। तो अयादि संधि का उदाहरण जो है आपका पावन हो जाएगा, पावन हो जाएगा या फिर हो जाएगा पवन या फिर हो जाएगा भवन, शयन हो जाएगा, शायक हो जाएगा। इस तरह के जो उदाहरण हैं वो सारे अयादि संधि के अंतर्गत आएंगे। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है जीवन मरण होना चाहिए, सॉरी ये मारण नहीं होना चाहिए, जीवन मरण में समास है। आपको जीवन मरण शब्द जो है उसमें आपको समास पहचानना है। समास आपका है, पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है द्विगु। तो जीवन जिसमें जो है जीवन और मरण, इसमें देखिए लोप है और शब्द का, जीवन और शब्द का लोप है इस दोनों के बीच में। जैसे है जीवन और मरण, यह दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट भी हैं और शब्द के द्वारा जोड़े गए हैं। तो और शब्द का कंजक्शन के द्वारा जो जोड़ा जाता है उसमें जो है आपके द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है, सॉरी आपका द्वंद्व समास होता है। तो उदाहरण आपका ऑप्शन जो है आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है काल के कितने प्रकार होते हैं। काल कितने प्रकार का होता है? तो जो काल होता है, काल की बात करें तो काल 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है जो आपका बीत गया भूतकाल, दूसरा होता है जो चल रहा है वर्तमान काल, वर्तमान काल, और तीसरा होता है जो भविष्य में जो बातें होंगी यानी कि भविष्यत काल। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों को पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। विकारी और विकारी को, अविकारी और अविकारी को पहले हम समझेंगे। विकारी और अविकारी, ये जो है व्याकरण के आधार पर होते हैं। व्याकरण या फिर प्रयोग के आधार पर यह बंटवारा होता है शब्दों का। विकारी और विकारी, विकारी और अविकारी। विकारी हम किसे कहते हैं? विकारी हम कहते हैं वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति आदि के द्वारा विकार उत्पन्न होता हो। विकार उत्पन्न, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति आदि के द्वारा विकार उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी का ठीक इसके अपोजिट कर देंगे। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति आदि के द्वारा विकार उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ नहीं जोड़ देंगे, इसी डिफिनीशन में इस वाले हिस्से में जोड़ देंगे, नहीं होता है, वे आपके अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? तो ये 4 प्रकार के हैं। आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें भी विकार उत्पन्न होता है। और आपका जो है क्रिया है, क्रिया में भी विकार उत्पन्न होता है। और चौथा है आपका विशेषण। विशेषण शब्दों में भी विकार उत्पन्न होता है। लेकिन अगर बात करें अविकारी शब्दों की, तो ये भी अविकारी भी 4 हैं। अविकारी भी 4 हैं। जैसे आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। या फिर जो है आपका संबंध बोधक है, जो है 2 शब्दों को जो जोड़ता है उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। और जो 2 वाक्यों को जोड़ता है उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक। और जिन शब्दों से आश्चर्य व्यक्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं, जो चौथा है ये, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो ये 4 जो है विकारी शब्द हैं और 4 जो है अविकारी शब्द हैं। अब देखें इसमें जो है इस हिसाब से आपने समझ लिया कि कौन से जो है आपके विकारी हैं और कौन से आपके जो है अविकारी हैं। तो विकारी अविकारी का फर्क आपने समझ लिया। इसमें देखें संज्ञा सही होगा, सर्वनाम सही होगा, या क्रिया होगा, या क्रिया विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये जो सारे विकारी हैं और जो क्रिया विशेषण है वो अविकारी है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का मौखिक रूप हमें पहचानना है। भाषा का मौखिक रूप जैसे आपका ऑप्शन है आपका वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य। एक तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि जो वर्ण होता है यह भाषा का लिखित रूप होता है, और जो ध्वनि होती है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे
ऑप्शन कौन सा सही होगा? भाषा का मौखिक रूप जो है ध्वनि है। ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है शब्द अलंकार नहीं है। ऑप्शंस है आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। शब्द अलंकार नहीं है। इसमें पहचानना है कि तो पहले देखेंगे जो अलंकार है, अलंकार जो होते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो 3 रूप होता है इनका, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से जो है यह जो है 2 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार और पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार में जो है शब्दालंकार आपको पढ़ा दिया गया है, अर्थालंकार अभी पढ़ाना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ये शब्दालंकार की लिंक दे दी जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। तो देखेंगे अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार जो है काव्य में क्या करता है, शोभा अलंकार खूबसूरती को बढ़ाता है वाक्यों के, शब्दों के। और जो शब्दालंकार है यह जो है वाक्यों में क्या करता है, पदों में, काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है, शब्दों के द्वारा। और जो अर्थालंकार है, अर्थालंकार के द्वारा इसमें जो है काव्य में जो है अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार में मुख्य रूप से आपके 2 देखे जाएं तो आपका अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। इसके अलावा आपका जो है और भी अलंकार है इसमें। और अर्थालंकार में भी जैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार है, रूपक है, दीपक है, जिसमें बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है या जैसे वो प्रदान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना, जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा कर हम कहते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार ये भी जो है आपका इसी में आता है। आगे आपको जो है ये शब्दालंकार, अर्थालंकार फिर अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल इस जो है इतने से ही आपको ये जो है प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। शब्दालंकार इसमें कौन सा नहीं है, तो शब्दालंकार में देखेंगे आपका अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा अलंकार जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है यमक अलंकार के भेद हैं। ऑप्शन है आपके अभंग पद, सभंग पद, दोनों, कोई नहीं। यहाँ पे जो है यमक अलंकार के भेद को बताया जाता है, तो जो है ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को पहचानना है तो भाषा की ऑप्शन है आपका वर्ण, ध्वनि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी पहले मैंने अभी समझाया है 1-2 प्रश्न पहले कि जो भाषा की छोटी इकाई होती है वर्ण और ध्वनि दोनों होती है, तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है भाषा की सबसे बड़ी इकाई। हमने देख लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब हम देखेंगे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे बड़ी इकाई ऑप्शन से देखेंगे वर्ण, ध्वनि, अक्षर, वाक्य। तो अगर हम प्रोसेस स्टार्ट करें तो जो वर्ण होता है जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं, यह जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद वर्ण से अगर बड़ी इकाई की बात करें तो अक्षर होता है, अक्षर से बड़ा अगर हो तो शब्द होता है, और शब्द को ही हम क्या कहते हैं, शब्द को हम पद भी कहते हैं। जब कोई शब्द सिंगल होता है तो वो जो है शब्द कहलाता है, जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो फिर वो पद कहलाता है। शब्द से देखेंगे तो शब्द के बाद आपका हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा आपका, इससे बड़ा आपका हो जाता है पदबंध, पदबंध हो जाता है। और पदबंध से बड़ा देखेंगे तो आपका उपवाक्य होता है,
और उपवाक्य से बड़े की बात करें तो वाक्य होता है जो कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई होता है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई और भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई और भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में आपको समास को पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि जो है ऑप्शन आपका जो है ये सही हो जाएगा कि चंद्रशेखर जो है यह जो है भगवान शिव को कहा जाता है जिन्होंने चंद्र को धारण कर रखा है, अपने शिखर पर चंद्र को धारण कर रखा। ऑप्शंस, पहला प्रश्न है, अरे प्रश्न ये आपका अगला है 14, भावुक शब्द में संधि है। भावुक शब्द में आपको संधि को पहचानना है। ऑप्शंस है आपके दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अय, आय और इस तरह के जो शब्द बीच में आएंगे तो वे जो है यादि संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम भाव को तोड़ेंगे तो भाव प्लस उक शब्द मिल करके यह जो है जब इसमें से आपका औ निकलेगा और ये जो है जब हम उसमें उ जोड़ेंगे तो यह जो है आपका जो है इसमें औ शब्द निकलेगा और ये जो आपका बचा हुआ टुकड़ा जो है भ है और यहाँ पे आपका आउ निकलेगा और यहाँ पे आपका क है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो भ को जब आ सहारा देगा तो शब्द हो जाएगा भा और उ और क जोड़ देंगे। इस तरह से जो है यह संधि विच्छेद भी देख सकते हैं और संधि भी देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द भेद बताने हैं आपको। ऑप्शंस हैं आपके 3, 5, 2, 4। तो बनावट के आधार पे यह जो है 3 तरीके से पूछा जाता है। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर भी आपसे ये पूछा जा सकता है व्युत्पत्ति, या फिर इससे पूछा जा सकता है रचना के आधार पर, या फिर आपसे पूछा जाता है बनावट के आधार पर। यही प्रश्न जो है आपसे 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। शब्द आपका जो होता है, पहला आपका रूढ़ शब्द होता है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और जो है किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं। दूसरे की बात करें तो दूसरे आपके होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे होते हैं जो कि इन्हीं 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे आपका इसमें देखेंगे तो आपका शब्द हो जाता है जैसे बैल हो गया, कान हो गया, घर हो गया। ये सब के जब टुकड़े हम करेंगे तो फिर इसमें से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन यौगिक जो शब्द होता है वो 2 शब्दों से मिल करके बनता है। जैसे आपका शब्द है आपका पाठशाला, पाठशाला हो गया, या फिर बैलगाड़ी हो गई, बैलगाड़ी को इसमें से हटा देते हैं, हो सकता है कि ये शंकर शब्द में जाए। पाठशाला हो गया, या ये आपका जो है विद्यालय हो गया, या फिर आपका हो गया गौशाला। तो ये सारे शब्द जो है इनके टुकड़े किए जा सकते हैं और ये जो है यौगिक के रूप में आते हैं। ये जो आपके लंबोदर शब्द हैं, लंबोदर, अगर आपसे ऑप्शन में जो है आपको वहाँ पर जो है योग रूढ़ न दिखाई दे, जैसे तीसरा आपका है योग रूढ़, अगर योग रूढ़ ना दिखाई दे तो फिर लंबोदर जो है आपका इसमें आ जाएगा यौगिक में। अगर नहीं
है तो फिर इसमें जो है इस तरह के शब्द आपके आएंगे जो कि किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हैं। तो लंबोदर अगर ये शब्द जो है अगर योग रूढ़ ऑप्शन में नहीं है तो इसे कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है यह योग रूढ़ में ही आएगा लंबोदर, या फिर गजानन हो गया, या फिर जो है चंद्रशेखर हो गया। यानी कि जो बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण वाले जितने भी शब्द हैं वे सारे जो है योग रूढ़ में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है आपका जो है रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है तत्सम शब्द की परिभाषा है। ऑप्शन है आपके संस्कृत के शब्द की तत्सम शब्द कहलाते हैं, संस्कृत के शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है तत्सम का बदला हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है, या दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे तत्सम शब्द की परिभाषा ये होती है कि जो शब्द संस्कृत के ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो तत्सम का बदला हुआ रूप है वह तद्भव कहलाता है, ये भी जो है ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही नहीं है लेकिन यह जो लाइन सही है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है विकारी शब्द है। ऑप्शन है आपके अभी अभी और या यह। विकारी शब्द को हमें पहचानना है, ऐसे शब्द जिनका विकार किया जा सकता है। तो इसमें देखेंगे मैंने आपको पहले बता दिया है कि कौन कौन से जो शब्द हैं वो विकारी हैं और कौन कौन से जो शब्द हैं वो अविकारी हैं। तो देखेंगे ये इसमें अभी अभी और या ये तीनों जो है अविकारी हैं, इनको विकार नहीं उत्पन्न हो सकता है। अगर ये किसी भी के लिए यूज होते हैं जैसे कमला, कमला और बिमला, यानी कि लिंगों के आधार पे कोई भी इनमें चेंज नहीं होगा। जैसे हम इसको कह सकते हैं कमल और विमल। दोनों वाक्यों में जो है लिंग के आधार पर जो है प्रयोग अंतर है, लेकिन इसमें और शब्द में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। या भी उसी तरह हम कर सकते हैं कमला या विमला, कमल या विमल, या अभी अभी कमला ने खाना खाया या अभी अभी कमल ने खाना खाया। तो इसमें तीनों में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जो यह शब्द है यह सर्वनाम शब्द है, और मूल सर्वनाम जो होते हैं वह मूल सर्वनाम की संख्या जो है 11 होती है। मूल सर्वनाम 11 होते हैं और इनमें जो है विकार उत्पन्न होता है और फिर इनसे जो है यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर जो है चौथा हो जाएगा यह। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है अविकारी शब्द है और इसमें ऑप्शंस हैं आपके शिक्षक, अध्यापक, लड़का और विकारी। इसमें जो है अविकारी शब्द है पहचानना है। तो देखेंगे शिक्षक है, इसमें विकार हो सकता है, शिक्षक शिक्षिका हो सकती है, अध्यापक अध्यापिका हो सकती है, और लड़का जो है लड़की हो सकता है। तो तीनों में विकार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जो और शब्द है यह जो है अविकारी शब्द है और यह संबंध बोधक अव्यय है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है मूल सर्वनाम है। मूल सर्वनामों की संख्या पहचाननी है आपको। ऑप्शन है आपके 12, 11, 13, 14। तो देखिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अभी मैंने इसको बताया था कि मूल सर्वनाम आपके 11 होते हैं। अगला प्रश्न है और यह जो है इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, वागीश में संधि है। ऑप्शन है आपके व्यंजन, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। वागीश में संधि आपको पहचानना है। तो अगर हम वागीश को तोड़ते हैं, जैसे ये शब्द है आपका वागीश, अगर हमने इसको तोड़ दिया तो आपका जो है शब्द आपका वाक प्लस ईश होगा, वाक प्लस ईश। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये व्यंजन है, व्यंजन है। उसके बाद अगर प्लस की बात करें तो व्यंजन का मेल किससे हो रहा है? स्वर से। तो डिफिनीशन देखेंगे व्यंजन संधि की कि व्यंजन के बाद यदि स्वर आता है या फिर व्यंजन आता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है संधि कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, व्यंजन। आगे हम देखेंगे, सॉरी ये आपका जो है सारे प्रश्न हो गए।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।